बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुनहरिफ अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ मुत्तहदा अपोजिशन का भी इजलास हुआ है, जिसके अंदर आज मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने गरज बरज और जो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, ख़ास तौर के ऊपर स्पीकर के इजलास बुलाने और फिर उसे कॉल ऑफ कर देने के हवाले से मुत्तहदा अपोजिशन ने उसका रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें एक तरह की तंबीह भी की है कि अगर स्पीकर ने उस दिन इजलास की कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया तो फिर धरना देंगे। आज की सारी सूरत हाल के ऊपर इस पर बात करेंगे और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए जो नंबर गेम्स हैं, क्या वो पूरे करना मुमकिन है या फिर उनके हाथ से मामलात निकलते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो एहतजाज यहाँ इस्लामाबाद की जानिब उसका भी प्लान कर लिया गया है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कुछ कहा, मियां शहबाज शरीफ ने आज क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को यह होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो एक मेंबर अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी दुआए खैर के बाद अगर जो हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास के बाद ये धमकी दी गई है कि अगर स्पीकर ने इजलास बुलाने के फौरी बाद उसको जो है वो कॉल ऑफ कर दिया तो फिर वो असेंबली हॉल में ही बैठे रहेंगे, धरना देंगे और फिर उन्होंने कहा है कि देख ले कि फिर कैसे ओआईसी कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे तो ये बयान सुनकर बहुत अफसोस हुआ और दुख भी हुआ। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बहसीत पाकिस्तान के वजीर खारजा ये मेरे इल्म में है कि भारत इस कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उनके सफीर, उनके सफारतकार मुख्तलिफ एम्बसीज का दौरा कर रहे हैं, लोगों से रुजू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस ना हो सके। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि 48वीं वज़ीर खारजा की उम्मा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद में। और कब हो रही है? 22 मार्च को, जो पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी का साल भी है। नेशनल परेड पर हमने सब वज़ीर खारजा को दावत दी है, दावतनामे जा चुके, उनने कबूल कर लिए, वफद आने शुरू हो गए। कल वजीर खारजा मिस्र के आ रहे हैं, परसों एक और बहुत ही अहम मुल्क के वजीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं। अब ये देखें और सोचें बिलावल कि ये हमने ये फैसला कब हुआ? 47वें इजलास में उसकी तारीख उठा के देखें, जिसपे इत्तफाक के राय से करारदाद पास हुई कि अगला इजलास पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा। दावतनामे मैंने कब अरसाल किए? मेरे खत पढ़ लें, 22 दिसंबर 2021। और उनके टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, लोगों का आना, सेक्रेटेरिएट में मीटिंग्स, जद्दा में मीटिंग्स हो चुकी हैं। फिर आपने खुद फैसला किया आज से चंद रोज पहले मुत्तहदा अपोजिशन ने कि हम अपने मेहमानों की इज्जत करेंगे और हम अपना जो मार्च है उसको मौखर करेंगे। मौलाना फजल रहमान का स्टेटमेंट मैंने खुद सुना है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। आज बिलावल को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे। ये बचपना है, ये नापुख्तगी है, ये ना और बड़ा एग्रेसिव मूड था शाह महमूद कुरैशी साहब उनका। इससे जाहिर क्या होता है? जाहिर ये होता है कि उनकी जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं है। जाहिर ये होता है कि बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। जाहिर ये होता है कि उनकी सफों में दरारें पड़ चुकी हैं। आप कल इंटरव्यू चला रहे थे सिंध हाउस में, आपने लोगों को बिठाया, दावतें हो रही हैं और क्या कुछ वहां नहीं हो रहा, और फिर आप कह रहे हैं कि 196 है, 200 नंबर पूरे हैं। अपना आपके तर्जुमान इमरान खान से मुस्तफी होने का मुतालबा कर रहे हैं और आज आप इस बौखलाहट का शिकार हैं। कि देखिए, ये तो तजाद है,
ये तो मतलब है, मुझे लगता है कि बिल्कुल पैनिक कर गए हैं। भाई पैनिक तो हमें करना चाहिए था। बंदे हमारे टूट रहे हैं, मनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, बगल में आपने छुपा रखे हैं और पसीने भी आपको आ रहे हैं। खुदारा क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के वकार को मजबूर करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के एजेंडे को फरोग देना चाह रहे हैं। हमें आपसे ये तवक्को नहीं है। इस इजलास में हम जिस मसला कश्मीर को उठाना चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी की बुनियाद, उससे पीपल्स पार्टी ने जन्म ली। जैसे ओआईसी ने जन्म लिया मसला फलस्तीन से, पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया मसला कश्मीर से। और इस इजलास में मेरा एजेंडा पिछले इजलास में था अफगानिस्तान, इस इजलास में है मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर। आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। किसके कहने पर? कौन इशारा कर रहा है आपको? खुदारा होश के नाखून ले, अपने फैसले पर नजरसानी करें और इस किस्म की धमकियां बंद करें। नंबर एक। नंबर दो, आपने अदम इत्मीनान की तहरीक जमा कराई है। हम कोई तसादम नहीं करना चाहते, हम किसी मेंबर को नहीं रोकेंगे और जमहूरी तरीके से आपका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल आपका जो इजलास आप करना चाहते हैं जरूर होगा और ओआईसी का इजलास भी जरूर होगा 22 को और 23 को इंशाअल्लाह। शाह महमूद साहब, एक चीज है, पार्लियामेंट के बाहर हमें धरने की तो नजीर बहुत मिलती है, ये पार्लियामान के अंदर धरने की बात, ये मामला जा किस तरफ रहा है? ये बौखलाहट की तरफ है, ये परेशान है। हमने ना बाहर के धरने की बात की है ना अंदर के धरने की बात की है। इन्हें होगा क्या है? ये परेशान क्यों है? देखिए, आपका तो लग रहा है कि आज हाथ पांव फूल गए। आज की जो मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपका चेहरा देखिए ना, पसीने उतर रहे हैं भाई। अच्छा, अब जो लोग हैं जो हमारे टिकट पे मुंतखब हुए, अगर हम उनसे रिव्यू करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं आप अपने मैंडेट की पासदारी करें, आप आइन को देंगे, 63A को देखें और अपने फैसले पर नजरसानी करें, तो ये हमारा हक है और हम हक बजाने में। और अगर वो कायल नहीं होते तो हम उनको रोक नहीं सकते, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अच्छा शाह महमूद साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्पीकर साहब उस दिन इजलास बुलाने के बाद क्या उसको कॉल ऑफ कर सकते हैं आईनी तौर के ऊपर? क्योंकि ये जो स्पीकर ने जो फैसला दिया है, जो स्टेटमेंट आया कि वो बुलाएंगे, फातिहा खानी करेंगे और उसके बाद उसको कॉल ऑफ कर देंगे। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है पहले तो तयन करना है स्पीकर ने कि कब इजलास बुलाया जाएगा। नंबर 2, क्या बिलावल भूल गए, क्या ऑपोजिशन वाले भूल गए हैं कि असेंबली की रिवायात से गाफिल हो गए हैं? असेंबली की रिवायत क्या है? असेंबली की रिवायत ये है कि कोई सिटिंग मेंबर अगर इंतकाल कर जाता है तो कार्रवाई, जो पहला इजलास होता है वो मौखिर की जाती है और उसके लिए फातिहा और उसके लिए खैर सगारी के 4 बोल बोले जाते हैं। अब हमारे एक यानी आप ये कह रहे हैं कि आईनी तौर पे ये ठीक है? देखिए, सुनिए, ख्याल जमान साहब MNA, उनका इंतकाल हुआ, कैंसर के मरीज थे, उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद पहला इजलास अगर हो रहा है और माजी की रिवायत ये रही है और आपको हम कोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स, तो इसमें स्पीकर साहब ने गलत बात क्या की है? अच्छा, लेकिन इसमें कहा जा रहा है 3 दिन बहस और 7 दिन में इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल करें, 3 दिन बहस भी करें, इंप्लीमेंटेशन भी होगी। ना हम बहस से घबराते हैं, ना वोट से घबराते हैं, ना इंप्लीमेंटेशन से घबराते हैं। परेशान आप क्यों हो रहे हैं? शाह महमूद साहब, ये जो तरीन ग्रुप के साथ रवाबित है, परवेज खटक साहब को भी टास्क दिया गया है, वो भी राब्ता कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त कितनी उनके साथ कामयाबी के इम्कानात रोशन है और किस हद तक उनसे बातचीत हुई हुई है? देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा राय नहीं दे सकता क्योंकि खटक साहब या फवाद चौधरी साहब उनके साथ राब्तों में हैं, तो ये बेहतर जवाब दे सकेंगे। राइट, हो गया। लेकिन अच्छा चले, ये तो हो गया बात, लेकिन अब ये सूरत हाल इस वक्त है, जो नंबर्स इस वक्त जो मेंबरान सामने आ गए और ये जो बात बताई जा रही है कि उनको जबरदस्ती रखा गया है, मेंबरान तो ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं, तो इस वक्त फिर घबराहट क्यों है बिलावल को? फिर बिलावल परेशान क्यों है? मैं मतलब कहने का, फिर वो हौसला करें, रिलैक्स करें, वोट होगा, उनको तकरीर का मौका मिलेगा, हम जवाब देंगे, बहस होगी, वोटिंग होगी, पूरा ज़ाब्ता फॉलो किया जाएगा, जो तरीकाकार है उसको फॉलो किया जाएगा, प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और जो नतीजा होगा हम तस्लीम करेंगे।
अच्छा, एक चीज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि जो मुनहरिफ अराकीन है अवामी दबाव की वजह से वापस आ जाएंगे। तो शाह महमूद साहब, ये जो सिंध हाउस पर हुआ है, एक हमने गुज़िश्ता रोज देखा जो हमला हुआ, जिसके ऊपर आपकी पार्टी भी कंडेम कर रही है। मैं आपको अर्ज कर दूं, सिंध हाउस पर जो एहतजाज था वो एक फितरी था और वो हर जगह हो रहा है, एहतजाज तो हो रहा है। लेकिन आज भी हमने अपनी कमेटी में फैसला किया है कि एहतजाज से तो हम कारकुनों को रोक नहीं सकते, लेकिन पुरअमन, कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी के घर में दाखिल नहीं होना, किसी के दहलीज पार नहीं करनी, हमारी मशरकी रिवायात है उनकी पासदारी करनी है, सबकी इज्जत हमें मतलूब है। हाँ, आपको दुख है, आपको तकलीफ है कि वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुए, बल्ले के निशान पर वोट देकर गए और अब वो इनहराफ कर रहे हैं, तो आप अपना एक शाइस्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, बैनर उठा सकते हैं, झंडा दिखा सकते हैं, उनको कायल कर सकते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ और कानून को हाथ पे नहीं लेना, ये हमारी पॉलिसी है। यानी गुज़िश्ता रोज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी एमएनए के रास्ते में रुकावट हम नहीं बनेंगे। राइट। शाह महमूद साहब, ये जो -1 की भी बातें चल रही है, ये जो मुनहरिफ अराकीन है, हमारी कुछ इत्तेहादियों से भी बात हुई आपके। किबला देखिए, ये -1 का फॉर्मूला ये पहली दफा नहीं आया। इस फॉर्मूले को खुद बेनजीर भुट्टो साहिबा और पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर चुकी है। इस फॉर्मूले को खुद मुस्लिम लीग नवाज जो है मुस्तरद कर चुकी है। ये पहली दफा आज इमरान पे लागू हो रहा है। जो आप जिस पे अपने पे लागू नहीं करवाना चाहते, तो इमरान खान पे लागू कैसे करवाना चाहते हैं? ये -1 का फॉर्मूला तहरीक इंसाफ की पार्टी या कारकुनों को काबिल कबूल नहीं है। ये बेमानी चीज है, ये आजमाए हुए फॉर्मूले हैं जो नहीं चलेंगे। लेकिन एक इस्लामाबाद की फिजाओं में शाह महमूद साहब एक खबर ये गर्म थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो खुद स्टेप डाउन कर जाए और गवर्नमेंट को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने दी जाए, ऐसा कुछ। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो क्यों करें। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह कि हम इनके अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त देंगे। जब हमें एतमाद है कि हम शिकस्त देने की पोजीशन में हैं, वो स्टेप डाउन क्यों करें? गैर मंतकी सी बात है ना। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेप डाउन नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करें? वजह बताए ना, एक मुंतखब वजीर आजम है, अगर ऐवान का एतमाद उन्हें है तो क्यों स्टेप डाउन करें? क्योंकि ये अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है वो अपने नंबर्स को खो चुके हैं, उनके पास तो अगर नंबर्स को खो चुके हैं तो वो नंबर 172, जिस दिन उन्होंने 172 नंबर पूरा कर दिया, हम स्टेप डाउन कर लेंगे। राइट। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आके अपने प्रोग्राम में मजीद मेहमानों से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कॉमर्स है। बहुत शुक्रिया आपका ओन अब्बास साहब, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले हम बात कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा शिजा से उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। शिजा, एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर जबकि इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत अहम OIC कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है, उसके ऊपर मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से ये अल्टीमेट या ये इस तरह का स्टेटमेंट दे देना कि हम धरना दे देंगे और वो भी असेंबली के अंदर, क्या ये सेन कोई स्टेटमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद, ये ना एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट है। अच्छा। हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करने जा रहे। हमने जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो जमा करवाया है, उसकी रिसीविंग हो गई भी है। अगर सेशन ये बुलाते हैं मंडे को, तो उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक टाइमलाइन आपकी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और उसके बाद 3 to 7 डेज के अंदर वो वोटिंग करवाना मैंडेटरी है। अब अगर स्पीकर साहब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरी मर्जी, मैं जितनी मर्जी देर मुलतवी करूं, कुछ ये खबरें आ रही हैं कि ये क्योंकि हमारे ऑनरेबल मेंबर PTI के हैं, उनकी वफात हो गई थी, तो उसका फातिहा करा के प्रोरोग करने का सोच रहे हैं, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक दफा आपको रिसीव हो गया वह मोशन, आप नहीं कर सकते। अच्छा। तो देखिए,
बिल्कुल हमारा इंटरनेशनल इमेज भी इम्पोर्टेंट है और हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, अनलाइक व्हाट हैपेंड इन 2014। हमें अपना इमेज भी प्यारा है, हम जानते हैं कि OIC हो रही है, हम जानते हैं कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो स्टेबल रखना है, मगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें उतनी ही प्यारी है और स्पीकर को और हुकूमत को भी उतनी ही प्यारी होनी चाहिए। तो अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने निकल जाएंगे तो आपको रिएक्शन तो किसी ना किसी किस्म का मिलेगा। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि ये रद्द अमल है उस स्टेटमेंट का जो कि स्पीकर साहब ने दिया? जी, स्पीकर बिल्कुल बड़ी क्लियरली दिया है एंड वी हैव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कि ये सोच रहे हैं कि ये मंडे को अगर सेशन बुलाते हैं तो उसको ये प्रोरोग कर दें, व्हिच मींस कि टिल इंडेफिनिट पीरियड खत्म कर दें। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। अब अगर आप खुद देखें ना, एक सिटिंग गवर्नमेंट स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर इज नॉट वो पार्टी वर्कर नहीं है, वो PTI का मेंबर नहीं रहता जब वो उस कुर्सी पे बैठता है। तो अगर स्पीकर साहब इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे और बायसनेस शो करेंगे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई हरकत करेंगे तो मतलब हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? स्पीकर हमारी सुनता नहीं है, हुकूमत आपको पता है क्या कर रही है। तो वी हैव टू टेक सम मेजर्स, कोई तो रिएक्शन होगा, किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपहोल्ड होना है। तो ये इस एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हुई है। चले, मैं और अब्बास साहब से मैं बात कर लेता हूं। मैं और साहब, ये जो बात कर रही है शिजा, बड़ा वैलिड पॉइंट है। आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। अब वो ये कहते हैं कि वो इजलास बुलाकर जितने दिन के लिए चाहे वो मुलतवी कर दें, तो क्या ये आइन और कानून जाती ख्वाहिश के ऊपर चलाया जाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा? माजर कीजिएगा, मेरा गला बैठ के आजकल तकरीरें कर करके जी। वेरी फ्रैंकली मुझे हैरानी हो रही है वैसे ऑपोजिशन में, और इनको थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए। हुकूमत और रियासत दो अलग-अलग चीजें हैं। OIC की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, रईस भाई आपको शायद अंदाजा हो, 48 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस इवेंट के ऊपर आ रहे हैं। और ये इतना बड़ा इवेंट बड़ा टाइम और बड़ी मेहनत के साथ ही क्रिएट किया है, ये कोई आम इवेंट नहीं है। और आपको भी शायद पता हो इस इवेंट का जो एजेंडा है वो कश्मीर है, यानी कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो आएंगे, जिस मैनिफेस्टो के ऊपर, जिस एजेंडे के ऊपर साइन करेंगे, उसमें कश्मीर नंबर 1 और प्रायोरिटी के तौर पर इस्तेमाल होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो तमाम बातें दुरुस्त है, बट ये कंडीशनल है। आप स्पीकर की तरफ से जो बात आई है ये उसका रिएक्शन है। ये मैं अर्ज कर रहा हूं। आप कम से कम हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को अलग कीजिए। ये इवेंट रियासत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कन्वेंशन नहीं होने जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, आप इनका पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। इससे पहले 23 मार्च को इन्होंने लॉन्ग मार्च करना था। जब बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ हो गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने आज से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले जब ऐलान किया कि हम 27 मार्च को डी चौक में जलसा करेंगे, इन्होंने कहा जी हम भी 23 मार्च को दोबारा आ जाएंगे। फिर इनको अगर रिक्वेस्ट की गई, इन्होंने कहा जी 25 को आएंगे। आज इन्होंने कहा जी हम भी 27 को पहुंचेंगे। सो अगर इन्होंने हमारे हर ऐलान के ऊपर एक रिएक्शन ही एक ऐलान करना है, चले वो तो सेंस बनती है, आप हमारे जलसे के मुकाबले में जलसा कर लें, लेकिन OIC कॉन्फ्रेंस की थ्रेट देना। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई अपोजिशन की तरफ से, 21 को जो है वो स्पीकर इजलास बुलाते हैं। क्या वो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक उसको मुलतवी कर सकते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। वेरी फ्रैंकली, कोई ऐसा काम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है वो हम नहीं करेंगे। Having said that, मैं अश्योर कर रहा हूं कि हम 21 तारीख को, जो कि सोमवार बन रहा है, इजलास बुलाया जाएगा। कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ये जरूर है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक 63(1)(f की जो क्लियरेंस है, उसकी जो ट्रांसलेशन है, उसके हवाले से हम जरूर अपना एक वहां पे ऑर्डिनेंस लेके जा रहे हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर क्लियरेंस मांगी जाएगी। इसको जो डिफेक्शन क्लॉज है, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं असद साहब की उस स्टेटमेंट को बार बार, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड है ये, वो ये कह रहे हैं कि बुलाने के बाद अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जब चाहे, जब तक चाहे मैं उसको दोबारा बुलाऊं। तो मैं उस पर अर्ज कर दूं कि उसमें पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उस ऑर्डिनेंस को वाजे करने के लिए कि जो डिफेक्शन क्लॉज 63(1)(f है वो इन्वोक हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको सब जुडिस कर देता है तो प्रॉब्ली
ये मैं प्रॉब्ली कह रहा, मेरे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अपना जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो उस पर क्या फैसला कर रहे होंगे। या मंडे को जा रहे हैं, इसका मतलब है? जी मंडे को। ऐसे तो हमने इसको आज जाना था, लेकिन क्योंकि उसका रेफरेंस बनने में टाइम लग गया, अब मंडे को वो जमा होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में वो सब जुडिस हो जाता है, उस पर डिस्कशन होती है, तो प्रॉब्ली उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि डिफेक्शन क्लॉज उन अरकान पे जो क्लियर कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी पॉलिटिकल जमात के मैंडेट को नीस्तो नाबूद करते हुए चंद टकों या करोड़ों की खातिर अपने ईमान को बेच के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम एतमाद तहरीक में इमरान खान के खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नंबर 1 हो सकती है। नंबर 2, वो 5 साल के नाहल होंगे या ताहयात नाहल होंगे। मैं उनसे नैयर सिंह बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ भी जरा आ जाता हूं। मैं आपकी इस बात को, ठीक है, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सब जुडिस हो जाता है तो फिर और कोई भी काम आप आईन और कानून के खिलाफ नहीं करेंगे। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो स्टेटमेंट आ जाइए, बड़ा इसके ऊपर जो है वो इस बात हो रही है कि बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट है बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट करार दिया जा रहा है वजीर खारजा की जानिब से भी, और यही कहा जा रहा है कि ये एक ओवरऑल एक बहुत बड़ा इवेंट है, रियासत का इवेंट है, उसको इस तरीके से स्टेटमेंट दे देना एक अच्छी चीज नहीं है। देखें, आप इस कंटेक्स्ट, आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना देखिए इसको, और फॉरेन मिनिस्टर ने भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं। प्राइमरली बात यह है कि ये तंबीह है स्पीकर के लिए कि उनका स्पीकर का हमेशा रोल नॉन पार्टिजन रोल होता है। अभी वो पार्टिजन बने पड़े हैं, वो कारकुन बने पड़े हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट तो पीटीआई ने कराया, लेकिन जब इस मनसब पे आ गए, इस मनसब के तकाजे कुछ और है, चेयरमैन सेनेट के भी और स्पीकर के भी। तो वो गैर जानबदार होकर बात करता है। वो पहले स्टेटमेंट देगा कि मैं वोट डालने नहीं दूंगा, मैं वोट काउंट नहीं करूंगा। ऐसा कोई इख्तियार नहीं है उसके पास। ये सारा इख्तियार भी जो डिफेक्शन क्लॉज है, इसका इख्तियार जो है वो पार्टी हेड को है, और फिर वो बतौर एक डाखाने के काम करता है, मामला रेफर करना पड़ता है इनको इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन साहब, सेनेटर अहमद साहब ये फरमा रहे हैं कि पहली चीज ये वो कह रहे हैं कि कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये कि मंडे को वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं इस मामले को, सब जुडिस हो जाता है, फिर तो मामला जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ये किसने कहा आपको? ये किसने कहा? ये कौन अपनी वर्डिक्ट दे रहा है कि सब जुडिस हो जाता तो नहीं होता? इनसे पूछें कि कल एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, आप सब जुडिस करवाया था ना आपने इलेक्शन कमीशन का नोटिस। उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं करते, तो वो ऑपरेटिव है उनका ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का। इमरान खान जहाँ पे बलजाती इंतखाब के में हो रहे हैं वहां नहीं जा सकते। अब बात है जो रेफरेंस लेके जा रहे हैं, रेफरेंस में ये क्या सीख कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन। ये समझते ये इनकी बेईमानी है, और ये समझते कि ये इनके पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, और ये समझते इनको सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रेंट ऑर्डर दे देगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास नहीं करता कि आप नो कॉन्फिडेंस की जो प्रोसीडिंग्स है वो टेकअप ना करें, तब तक ये सब जुडिस होने से कोई इफेक्ट नहीं करता उस प्रोसीजर को और उस मोशन को। हाँ, अगर रेस्ट्रेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करती है तो फिर तो और सूरत हाल है। लेकिन सिर्फ मैटर ये देखिए, आप इसको बड़ी सिंपली मैं बताता हूँ, अगर किसी के खिलाफ कोई डिग्री पास हो जाती है, हाँ, और जब तक वो ऑर्डर सस्पेंड नहीं होता, खाली अपील फाइल करने से तो एग्जीक्यूशन नहीं रुकती होती। तो बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास करेगी, जो ये मांगेंगे, दरखास्त करेंगे, तो फिर तो कोई और सूरत हाल है। लेकिन सिंपली ये उनकी इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं 63A की, तो वो इंटरप्रिटेशन कभी भी आ सकती है, वो उस प्रोसीजर को नहीं सिंपली। अभी यदि आप देख ले, ये फैसल वाडा का जो इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं, मामला सब जुडिस था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास किया? कोई रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वो इंतखाबात करवा दिए, निसार खोलो मुंतखब होके आ गए हैं। तो कम से कम इनको ये समझ आनी चाहिए, इनकी लीगल टीम इनको क्या मशवरे दे रही है। राइट, हो गया। चले नैयर साहब, ठीक है, आपने इस बात की, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, जरा इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शिजा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर अब जो अपोजिशन जमातों का तो इत्तेहाद है, चीज़ें, कितनी कॉन्फिडेंट अपोजिशन इस वक्त है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नंबर गेम्स पूरे हैं, लेकिन अब तक इत्तेहादियों का जो टिल्ट है या इत्तेहादियों का जो डिसीजन है वो सामने नहीं आया? देखिए, बात यह है कि नंबर्स तो हमारे पूरे हैं, और जो 13 मेंबरान पीटीआई के ही डिसग्रंटेड मेंबर्स हैं, उन्होंने वो
टीवी पे भी आके उन्होंने अपने बयान दे दिए हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी सामने आ गए। तो नंबर्स की हमें बिल्कुल कोई इस तरह की नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। अलबत्ता जो इत्तेहादी हैं उनसे बातचीत चल रही है और वो मेरा ख्याल है टाइम के साथ अपना डिसीजन ले लेंगे, लेकिन उस फ्रंट पे भी आई एम क्वाइट श्योर कि वो जो हैं अब मेरे ख्याल से कि इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए बात यह है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर अब मैं 2 बातें सिर्फ करना चाहूंगी। पहले मैं ये कह दूं कि जब इनकी तरफ दूसरी पार्टी से मेंबर आए तो इमरान खान ने एक तकरीर में कहा कि आप इनको लोटा नहीं कह सकते, ये अपनी जमीर की आवाज में आए हैं। अच्छा। जब सेनेट में वो वोट पड़ गए इनको ज्यादा, तो इन्होंने कहा ये जमीर की आवाज पे वोट पड़े हैं, ये लोटे नहीं। और आज जब इनके मेंबर्स इनसे, इनकी कारकर्दगी से, इनकी जो गवर्नेंस रही है, मिस गवर्नेंस रही है, उससे तंग आके इनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, तो ये उनको कभी बिकाऊ कहते हैं, कभी हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। हालांकि मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ, आपके नजदीक हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, आपके नजदीक हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। मैं ये मुकम्मल करी थी, मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हमारे पास जितने लोग आए हैं वो पार्टी टिकट के लिए आए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग पैसों पे होती है। देखिए अगर एक मेंबर ये समझता है कि उसका सियासी फ्यूचर जो है वो कितने हैं पीटीआई के ऐसे लोग जो आपसे टिकट मांग रहे हैं नून का, यानी अंदाजन कोई फिगर बता सकते हैं? देखिए जो लोग पंजाब से मोस्टली आए हैं वो हमारे साथ ही आए हैं, और भी लोग आना चाह रहे थे मगर अनफॉर्चुनेटली हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अगर पैसों का मसला होता तो और बहुत ज्यादा लोग थे जो आ सकते। यानी जगह खत्म हो गई है, हाउसफुल हो गया। देखिए हमारे अपने भी मेंबर्स हैं जो पंजाब से इलेक्शन लड़ते हैं, वैसे भी हमारे नंबर्स पूरे हो गए हैं, तो इसलिए हमें, और मेरे ख्याल से कि बगैर प्रूफ के इस तरह टीवी पे आके मेंबरान के ऊपर इल्जाम लगाना कि वो बिक रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, या अगर आपके पास प्रूफ है आप कोर्ट्स में जाएं। इन्होंने अपनी पूरी सियासत की बुनियाद नफरत पे रखी है। इमरान खान जो हैं वो पिछले 10-15 साल से नफरत की सियासत कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो इनकी पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस, जो स्मॉल माइंडेडनेस है, उसने इनको सही तरह गवर्न भी नहीं करने दिया। एक सवाल आपसे पूछूंगा, दनौन साहब की तरफ मैं जाऊंगा कि आपने मुझे बताया नंबर्स पूरे हैं, कोई परेशानी नहीं है, इत्तेहादी भी जल्द ऐलान कर देंगे और आप कॉन्फिडेंट है कि वो कर देंगे। माजी में भी हमने देखा अपोजिशन ये दावा करती रही है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन वो नंबर्स एकदम तब्दील हो गए, और अगर कॉल्स आने का सिलसिला हो गया फिर क्या करेंगी शिजा साहब? देखिए हमें पूरी उम्मीद है कि अभी तक किसी भी तरफ कोई भी कॉल नहीं गई, ना प्रो गई है ना अगेंस्ट गई है, मामलात न्यूट्रल है, और मेरे ख्याल से इसी तरह से रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान की सियासत जो है इवॉल्व कर रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहां तक हमारे नंबर्स का सवाल है, देखिए अब तो हमारे नंबर्स छुपे हुए नहीं है। 13 लोगों ने तो टीवी पे इंटरव्यू दे दिया है, हमें सिर्फ 10 लोगों के वोट की जरूरत थी। ऑन साहब की तरफ आ जाता हूँ। औरबाज साहब वो कह रही है बहुत सारे लोग हैं, नून के पास जगह खत्म हो गई है, आना बहुत सारे चाहते हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं, इसको हॉर्स ट्रेडिंग रईस भाई आपने गलत कहा है, घोड़ों में वफा होती है, ये गधों की ट्रेडिंग हुई है जी। और इसके व्यापारी ये बहुत पुराने हैं, 1990 की सियासत छांगा मांगा से लेकर 32 साल हो गए इनको इस काम में, इस कारोबार के अंदर, इस व्यापार में, जिसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों मास्टर हैं। अभी तक करते करते वैसे यकीन जाने मैंने सोचा नहीं था कि हमारी सियासत और शीजा बीबी की जो सियासत का वक्त आया, हम भी अपनी आंखों से ऐसे लोगों को बिकता देखेंगे। लेकिन भाई क्या ये उस वक्त भी गलत थे जब ये आपके पास आए थे ये गधे? हमारे पास कौन सा आया था वैसे आप बताएं? हमारे साथ 2018 में तो हमारे साथ हाथ हुआ था। हमारे कुछ एमपीएस ने पैसे लेके सेनेट के वोट के अंदर पीपल्स पार्टी को वोट दिए थे, जिनको हमने 18 में टिकट सही दी थी। सेनेट के आखिरी जो इलेक्शन हुए, गिलानी साहब को जो इलेक्शन हुआ है, उसमें जो 20 या 21 लोग थे, गिलानी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने उनके बेटे की वीडियो याद है, वो परचेज कर रहे थे। सादिक सिंगानी का जो इलेक्शन हुआ है जिसमें इनको वोट कम पड़े हैं, उसमें वोट की टिक जो है था वो गलत साइड पे लगा दिया था, वो तो मिस्टेक कर दी थी इनके लोगों ने। हमने तो कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कह रहे हैं ये जो बोलियां लगाते हैं, ये जो मंडियां लगाते हैं, वो इसको तो डिफाई करते रह गए। एक वीडियो चल रही है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पहले की, जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी अगर चेंज कर ली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपनी पार्टी चेंज की थी। मैं अर्ज करूं रईस भाई, चीज 2018 में इन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें छोड़ा है, 2018 में इलेक्शन के टाइम, उससे पहले ये तमाम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा थे। कोई पीपल्स पार्टी से आ रहा था, कोई नून लीग से आ रहा था। इलेक्शन के टाइम के ऊपर पार्टी चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वंस एक दफा आपने मैंडेट और मैनिफेस्टो के मुताबिक किसी सियासी जमात का वोट ले लिया हो और दौरान हुकूमत
दौरान उस टेन्योर में अगर आप अपनी जमात तब्दील करते हैं, वो मूरद इल्जाम है, वो मंडी लगाना और बोलियां लगाना है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, देन मैं आई हैव टू कंक्लूड। मुझे बता दें, सिचुएशन इन कंट्रोल है गवर्नमेंट के या मुश्किलात हैं गवर्नमेंट के लिए? ये देखिए, जो लोग मैंने वैसे आज एक टॉक शो में बताया कि जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनमें से कम 3 लोगों ने दोबारा पार्टी से कांटेक्ट किया है और उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। उन्होंने वापस कांटेक्ट किया है कि अगर वापस आना चाहें तो क्या 2023 या जब भी जनरल इलेक्शन होंगे, पार्टी कमिटमेंट देती है कि वापस आ सकते हैं। पार्टी ने इस पर उनको क्लियरेंस दे दी कि आप रिटर्न में शो कॉज का जवाब दे दें, पार्टी इस पे कंसिडरेशन करेगी। Having said that, मैं आपको यह बता दूं, इत्तेहादियों के हवाले से जो खबरें चल रही हैं सारी गलत है। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, मैंडेट अभी भी हमारे पास है। अलबत्ता ये 10 या 12 लोग जिनकी वीडियो आपने देखी है, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके वोट को कलअदम करार दे दे और इनकी नाअहली को ताहयात करार दे दे, तो ये शायद वो सारे के सारे लोग वापस आ जाए। राइट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपको, खान साहब, आपने बड़ा क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। शिजा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा।